अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सोशल साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका स्कोप पढ़ा था। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी के रीजन्स पढ़ी थी कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कैसे ये टाइम के साथ डेवलप होती रही है। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन से रिसर्च मेथड हैं सोशल साइकोलॉजी में और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। रिसर्च की क्या गोल्स हैं सोशल साइकोलॉजी में, साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद रिसर्च सेटिंग्स पढ़ेंगे। लास्ट पे हम रिसर्च मेथड पढ़ेंगे कि सोशल साइकोलॉजी में दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव जिसमें कोरिलेशनल भी होता है और सेकंड वाला एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट पे देख लेते हैं कि हमारे पास नॉलेज गेन करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। एक हमारे पास फेथ होता है कि हमारा अपना यकीन होता है, जैसे हमारा मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये हमारे पास हमारा अकीदा है। एक तो हम अकीदे के ज़रिए से, अपने मज़हब के ज़रिए से नॉलेज गेन कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे कोई बड़े बहन भाई भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में हमारे सीनियर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेंसस, जो हमारा शऊर होता है कि एक हमारे अंदर सेल्फ पाया जाता है। ये आपने हर्बर्ट मीड की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें ये बात की गई थी कि एक हमारे अंदर हमारा इनर सेल्फ होता है जो हमारे शऊर को, हमारे सेंसेस को एक्टिव रखता है। उसके ज़रिए से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक रीज़न होता है जो कि साइंटिफिक मेथड की जिसका मेन कंसर्न होता है कि रीज़न क्या है, हर नॉलेज की रीज़न क्या है। और लास्ट पे है ऑब्जर्वेशन, कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसके ज़रिए से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। रिसर्च की गोल्स क्या होती हैं? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, सबसे बड़ी इसकी जो सोशल साइकोलॉजी में मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन गोल होती है, वो ये होती है कि हम सोशल सेटिंग्स में जो इंडिविजुअल्स बिहेव कर रहे हैं उनकी रीज़न जान सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें इसने चार आपको मेन इसकी हेडिंग्स दी हैं, मेन कंसेप्ट में से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। रेगुलर हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना कि जो इवेंट्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, जो सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट करना, कि मतलब जो सिचुएशंस हो रही हैं उसी के हिसाब से हमने अगली सिचुएशन या इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। फाइंड रेगुलरिटीज एंड प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा ये एक हाइपोथेसिस है कि जो जितनी ज़्यादा सिगरेट पिएगा उसे कैंसर उतना स्वे किस्म का होगा, तो ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया है कि स्मोकिंग वजह बनती है कैंसर की। मतलब ये हमने रेगुलरिटीज इनमें हमारे पास प्रिडिक्टेबल एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट है कंट्रोल, रेगुलेट द अकरेंस ऑफ द फिनोमिना। इसमें हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि स्मोकिंग वजह बनती है कैंसर की। अब हमें पता चल गया कि स्मोकिंग वजह बन रही है कैंसर की, तो हम क्या करेंगे, स्मोकिंग कम से कम करेंगे या स्मोकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड, इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी आता है, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सोशल फिनोमिना को जो हमारा हाइपोथेसिस क्रिएट करने में या हाइपोथेसिस डेवलप करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं जो हमारे एविडेंस, ये जो डाटा होता है वो एविडेंस की बेस की सूरत में होता है। ये हमारी रियलिटी को कंफर्म करता है और सपोर्ट करता है हमारे हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट है रिफ्यूटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि हम ऐसा कुछ कर सकें
जो हमारे अगर हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एविडेंस प्रोवाइड कर सके, डिसकन्फर्म कर सके, हमारे ऐसा डाटा इकट्ठा करते हैं जो हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके या डिसकन्फर्म कर सके। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक स्टडी एक दफ़ा हो चुकी है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस टाइम के साथ करके हम उसे चेंज कर देते हैं। जैसे 2020 में लोग जो थे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते थे या कम होते थे एज़ कम्पेयर टू 2019। अब 2019 में कोरोना वायरस पाकिस्तान में इतना सीवियर नहीं था जितना 2020 में था। मतलब 2019 में लोग अपने स्कूल कॉलेजेस अपने रूटीन लाइफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ़ थे, और 2020 में ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ पूरे मुल्क में लॉकडाउन रहा है। तो इसका मतलब है लोगों के पास घर बैठ के अपने आप को बिजी रखने का कोई और बेहतर सोर्स नहीं था सिवाय सोशल मीडिया के। तो हम कह सकते हैं कि 2020 में लोगों ने ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू 2019। तो इसका ये मतलब है कि हम एक रिसर्च हमारे पास हो चुकी है, इसको हम आने वाले टाइम में और रिसर्च इसी पे करेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स भी वही होंगे, हमारा मेथड भी होगा, सिर्फ हम रेप्लिकेट कर देंगे उस रिसर्च को। रिपीट दिस स्टडी टू एग्जामिन जनरलाइजेबिलिटी, अंडरस्टैंड कंट्रेरी एविडेंस। रिसर्च सेटिंग्स, हमारे पास किन सेटिंग्स में किन सिचुएशंस में रिसर्च होती है। एक तो लेबॉर्ट्रीज में होती है जो बेसिकली नेचुरल साइंसेस वाले करते हैं, और दूसरी फील्ड स्टडी होती है। फील्ड स्टडी आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ लाहौर के हॉस्पिटल्स में किसी डिसीज़ पे, तो मेरी फील्ड क्या होगी, वो हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ से मैंने डाटा लेना होगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल मेथड। जो इसका फर्स्ट वाला मेथड है वो ये है। इसकी जो बेसिकली गोल्स हैं हम उस पर बात कर लेते हैं कि इसकी गोल्स क्या हैं। सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब सोशल बिहेवियर, ये इसकी फर्स्ट वाली गोल है। सेकंड वाली इसकी गोल है सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल। मतलब एक तो ये है कि ये एक सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर के साथ हमारी जो सोशल बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करेगा। दूसरा जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस है उसको लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब करेगा। सम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन मेथड्स इंक्लूड। अब हम डिस्क्रिप्टिव या कोरिलेशनल मेथड किन सिचुएशंस में या किन स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, आर्चिवल स्टडीज़ हैं और सर्वे स्टडीज़ हैं। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव या कोरिलेशन मेथड होता है उसको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ऑब्स्ट्रूसिवनेस, नेचुरल ऑब्जर्वेशन टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्स्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जिनमें हम उस फील्ड में जाके बिल्कुल उसी तरह उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता होता कि हम रिसर्चर हैं, रिसर्च के इंटेंशन के साथ उनके अंदर रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्वालिटेटिव रिसर्च पे मेरा कोई रिसर्च है, मैं उस पर सर्च कर रही हूँ किसी क्वालिटेटिव टॉपिक पे, और मैंने किसी गांव में जाके रहना है और देखना है कि वहाँ के लोग स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हैं। तो उन लोगों में मैं जाके रहूँगी, मतलब मैं उन्हें ये नहीं बताऊँगी कि मैं रिसर्च कर रही हूँ और मेरी रिसर्च के ये पर्पज़ हैं, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो उनका बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हमारी मौजूदगी का पता नहीं होता कि ये रिसर्च है, उसको हम ऑब्स्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल मेथड। इसमें सबसे पहले आर्चिवल स्टडीज़ हैं। आर्चिवल एनालिसिस का वो बता रहा है कि ये इज़ अ फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशनल मेथड वेयर बाय द रिसर्चर एग्जामिन्स द अकोमुलेटिव डॉक्यूमेंट्स और आर्चीव्स ऑफ अ कल्चर, फॉर एग्जांपल डायरीज, नॉवेल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। कोई भी कल्चर से रिलेटेड फिनोमिना है, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं
कि हमारी सोशल नॉर्म्स क्या हैं। जैसे हमारी सोशल नॉर्म्स हैं कि हमारी जो बेसिकली सोशल नॉर्म है कि हमारा इस्लाम निकाह को जायज़ करार देता है कि निकाह निकाह के बगैर हम सेक्सुअल रिलेशन फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते। तो हमने इस पे क्या कर लिया, हमने इस पे डिफरेंट आर्टिकल्स अपने ले लिए हैं। नॉवल और मैगजीन में अगर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ वो ले लिया, इस पे हमने स्टडी करी की है। ये एक टाइप की कंटेंट स्टडी होती है। जैसे अभी हरासमेंट केसेस पाकिस्तान में प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आएंगी, जो मैगजीन में उसके बारे में पब्लिश होगा, जो नॉवेल्स में होगा, जो न्यूज़पेपर में होगा, हम वो इकट्ठा कर लेंगे और उससे रिसर्च करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर में अगर कोई एक केस पब्लिश हुआ है, हम उस केस को ले लेंगे, उस पर फर्दर सोशल मीडिया पर रिसर्च करेंगे, जो उससे हमें मटेरियल मिलेगा हम उस पर रिसर्च करेंगे। Interjudge reliability is the level of agreement between two or more people who independently observe and code a set of data। ये इस किस्म का रिलायबिलिटी ये होती है, इंटरजज रिलायबिलिटी ये होती है कि जिसमें दो या ज़्यादा लोग जो इंडिपेंडेंटली किसी एक सेम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो अपने मुताबिक अपने मीनिंग्स के मुताबिक डाटा सेट करते हैं, उसको हम इंटरजज रिलायबिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें सर्वे स्टडीज। सर्वे स्टडी आपने क्वांटिटेटिव में पढ़ा होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में सर्वे किस तरह यूज़ किया जाता है। इसमें सर्वे स्टडीज़ में एक वर्बल होता है जिसमें सेल्फ रिपोर्ट्स इंक्लूड हैं, इसमें रिटन क्वेश्चनियर्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं और टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं। सर्वे स्टडीज़ में जो ज़्यादातर पाकिस्तान में होती है वो भी सर्वे स्टडीज़ होती हैं, मतलब हम किसी से क्वेश्चनियर हम पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर हम इंटरव्यू ले लेते हैं या टेलीफोन के ज़रिए से इंटरव्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में है सेंट्रल टेंडेंसी, ये सर्वे ही का पार्ट आ रहा है। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी को हम इससे मुराद ये है कि हमारे पास डाटा है उसमें जो एवरेज है वो कहाँ पे गिर रही है, हमारी एवरेज क्या है। इसमें मीन और मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होते हैं। वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि मीन से दूसरी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट, a measure of the degree to which two variables are related। इसमें हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। हमारे पास स्मोकिंग एक वेरिएबल हो गया, दूसरा हमारे पास कैंसर हो गया। तो इन वेरिएबल्स में कितना रिलेशन है, कितने हद तक हम स्मोकिंग करेंगे और कितने हद तक कैंसर होने के चांसेस होंगे। इसमें जो रिलेशन होगा वो कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के ज़रिए से हम फाइंड आउट कर सकेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.00 से -1.00 से +1.00 होती है। स्कैटर प्लॉट, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है कोरिलेशन की। इसमें क्या होता है, वन वैल्यू इज प्लॉटेड अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द अदर अगेंस्ट द वर्टिकल एक्सिस। इसमें हमारे पास जो एक वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होती है और एक वैल्यू जो होती है वो वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट होती है। नेक्स्ट है कॉजेशन कोवेरिएशन। द प्रीज्यूम्ड कॉज एंड इफेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, तो इसमें हमने पहले ही प्री अज्यूम कर लिया, हमारा परसेप्शन बन गया कि स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर ज़रूर होगा, मतलब जो एक्स है वो वाई से रिलेट ज़रूर करेगा। नेक्स्ट इसमें टेम्पोरल प्रोसीजर, द एक्स अकर्ड बिफोर द रिज्यूम्ड इफेक्ट वाई। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें हम टेम्पोरल प्रेसिडेंस ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि जो स्मोकिंग है वो करना ज़रूरी है इससे पहले कि जो हमारा वाई है, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कैंसर है, वो तभी होगा जब हम स्मोकिंग करेंगे। तो टेम्पोरल प्रेसिडेंस में हम ये करते हैं कि अगर हम एक्स करेंगे तो वाई होगा, अगर एक्स नहीं होगा तो वाई भी नहीं होगा।
Third variable, the relation between x and y is not explained by the presence of other प्लूएबल कैजुअल एजेंट। थर्ड वेरिएबल हमारे पास कन्फाइंड वेरिएबल होता है, ऐसा वेरिएबल होता है जो हमारे हाइपोथेसिस का हिस्सा तो नहीं होता लेकिन वो उसका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स पे असर होता है, उसको हम थर्ड वेरिएबल का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपने ये पहले क्वांटिटेटिव में भी पढ़ा होगा। इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसने इधर डिफाइन किया हुआ है, द फैक्टर दैट इज सिस्टमैटिकली मैनिपुलेटेड सो दैट द रिसर्चर कैन एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी कॉज होती है। स्मोकिंग कॉज कैंसर, स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी को इफेक्ट कर रहा है, इसका किसी पे इन्फ्लुएंस है। जो स्मोकिंग होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी का रिजल्ट होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट होता है। द वेरिएबल यूजुअली अ बिहेवियर दैट इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, उसमें कैंसर जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इधर इसने ये इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, द वेरिएबल यूजुअली अ बिहेवियर दैट इज इफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें रैंडम सिलेक्शन बताई हुई है कि हमारे पास जो डाटा होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको हम किन बेसिस पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्ट बना लेते हैं। इसमें हमारे पास रैंडम सिलेक्शन होती है कि हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। एवरी पर्सन इन अ गिवन पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। ये आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी पढ़ा होगा कि रैंडम सिलेक्शन में क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांस होता है कि वो पॉपुलेशन में हर इंसान के पास इक्वल चांस होता है कि वो हमारे सैंपल का पार्ट हो सकते हैं। रैंडम असाइनमेंट टू कंडीशन, ऑल पार्टिसिपेंट हैव एन इक्वल चांस ऑफ टेकिंग पार्ट इन एनी कंडीशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। के जो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी रिसर्च में, किसी भी पॉपुलेशन में, उनके पास इक्वल चांस होता है कि उनको रैंडम असाइनमेंट मिलेगी। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास पे मैं रिसर्च करवाना चाह रही हूँ कि टीचर को इवेल्युएट करना है कि टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है। इसमें मैं क्लास के सारे स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिवाइड कर दूँगी। तो इसमें हर स्टूडेंट के पास इक्वल चांस होगा कि उनको मैं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कौन से ग्रुप में रखूँगी और किस किस्म की उन्हें रैंडम असाइनमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये अभी कंटिन्यू है। एन अप्रोचनल डेफिनेशन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ वेरिएबल आर मेजर्ड और मैनिपुलेटेड। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक हमारे पास ऑपरेशनल डेफिनेशन ये होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबल हैं वो कैसे मेजर किए जाते हैं और कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, द डिग्री टू विच बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट और मेजर द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको किस हद तक हमने सही मैनिपुलेट किया या हमने सही उनको यूज़ किया, किस तरह हमने वैलिड हैं हम कि हम उन्हें किस तरह मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें इंटरनल वैलिडिटी है, द एक्सटेंट टू विच conclusions can be drawn about the causal effect of one variable on another। इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में हम वैलिडिटी को डिफाइन करते हैं सॉरी उसमें हम वैलिडिटी को डिफाइन करते हैं कि कैसे और हम किस हद तक, किस परसेंट तक हम ठीक हैं कि जो हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है उसके स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म की भी बात की हुई है। एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म का बात ये होता है कि किस हद तक जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो रियलिटी के साथ कनेक्टेड है।
जैसे जो नेचुरल साइंसेस के लोग होते हैं उनको इसलिए ज़्यादा न्यूमेरिकल और वैलिड बोला जाता है क्योंकि वो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करते हैं, वो लेबॉर्ट्री में काम करते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म का जो इधर बताया गया है वो ये है कि किस हद तक जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो रियलिटी के साथ लिंक कर रहा है। नेक्स्ट इसने एक्सटर्नल वैलिडिटी का बताया हुआ है, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड टू द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, कि अभी मैंने रिसर्च किया उसके रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं, अब किस हद तक मैं उनको इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी पॉपुलेशन पे। जनरलाइजेबिलिटी अक्रॉस सिचुएशन, कि किस किस सिचुएशन पे मैं वही रिजल्ट अप्लाई कर सकती हूँ। जनरलाइजेबिलिटी अक्रॉस पीपल, कि किन किन लोगों पे मैं वो रिजल्ट अप्लाई कर सकती हूँ। जनरलाइजेबिलिटी अक्रॉस कल्चर्स, कि किन कल्चर्स में रहने वाले और किन कल्चर्स से बिलोंग रखने वाले लोगों पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इसमें इसने मंडेन रियलिज्म की बात की है। मंडेन रियलिज्म का मतलब होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपको कितने परसेंट बिलीव होता है कि वो पूरे एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपकी रिसर्च का पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में बेसिकली हम दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। The likelihood that can observe the relation or difference between two variables is not due to chance factors. इसमें हमारे पास ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशन होता है या जो इसमें डिफरेंस होता है वो कितने परसेंट तक किसी और फैक्टर की वजह से होता है। इसने प्रोबेबिलिटी लेवल पी लेवल का बताया हुआ है, न्यूमेरिकल इंडिकेटर ऑफ हाउ लाइकली इट इज दैट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल अकर्ड बाय चांस एंड नॉट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अल्फा लेवल की इधर वैल्यू दी हुई है 0.05 means that there is less than a 5 in 100 probability that the result may be due to chance. इसमें इसने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं की, लेकिन ये कहा गया है कि यहाँ पे 5% कम चांसेस हैं 100 में से कि जो रिजल्ट्स होंगे वो किसी भी और चांस की वजह से होंगे रेदर देन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। नेक्स्ट है बायस इन सोशल साइकोलॉजी रिसर्च। बायस कैसे होता है सोशल साइकोलॉजी में, कि बायस का मतलब होता है सब्जेक्टिविटी। बायसनेस रिसर्चर की तरफ से भी होती है, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी होती है। इसमें सबसे पहले इसने रैंडम एरर का बताया हुआ है कि कॉजेज रैंडम वेरिएबिलिटी इन डीवी, कि जो कॉजेज होती हैं रैंडम वेरिएबिलिटी की उसकी क्या रीज़न है। सिस्टमैटिक एरर का क्या मतलब होता है कि ऐसी कॉजेज होती हैं जो कि अदर देन कॉज होती हैं, जो रिसर्चर की या पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो कॉजेज होती हैं जो हमारे बायसनेस की वजह बनती हैं। इसमें टाइप ऑफ बाइसेस बताया हुआ है, एक सैंपल में बाइस बताया हुआ है कि जब हम सैंपल डिसाइड कर रहे होते हैं तो तब हम बाइस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मैंने 300 लोग लेने हैं, इससे ज़्यादा के साथ मैं डील नहीं कर सकती, तो ये मेरी बाइसनेस होगी। मेजरमेंट बाइस है कि मैं कौन कौन सा रिलेशन या कौन कौन सा टेस्ट लगाऊंगी अपने डाटा पे, उसके बारे में बाइसनेस है। ऑब्जर्वर्स रिसर्चर बाइसनेस मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट बाइसनेस है। ये आज का आपका जो मेथड है और जो मेथड से रिलेटेड सोशल साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं स्टडी के लिए वो बताया गया है। एक तो इसमें ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन का ज़्यादातर फोकस करना है आपने, दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे फोकस करना है। नेक्स्ट है इसमें सैंपल एंड मेजरमेंट बाइस। सैंपल बाइसेस में आप ये बाइसनेस दिखा सकते हैं कि आप ज़्यादा या कम लोगों को अपनी मर्ज़ी से ये अपने पसंद के लोगों को रैंडम असाइनमेंट दे देते हैं। मेजरमेंट बाइसनेस में आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की इधर बाइसनेस की बात की हुई है कि आप
वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेजर करते हुए अपनी सब्जेक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते।